तो आइए आप सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और जिसका सबसे पहला चैप्टर है आपका जीव विज्ञान। तो हम इस चैप्टर को शुरू करें इससे पहले आइए हम लोग एक मोटिवेशन की ओर आते हैं। कहा गया है कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, और कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। तो इसका कहने का मतलब है कि मृग यानी हिरन नाम का एक जो जानवर होती है, वह जानवर को एक सुगंध का पता लगता है जंगल में, जिसको कस्तूरी कहते हैं। और कस्तूरी के सुगंध के चक्कर में वो पूरे जंगल में दौड़ते फिरती है। हाँ, और वह सुगंध जो है उसको और कहीं नहीं बल्कि उसका नाभि से आता है, और दौड़ते दौड़ते उसका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन उसको कस्तूरी मिलता नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि आज के ज़माने में भी बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग सफलता के चक्कर में यहाँ वहाँ, इस बाबा के पास, उस मौलवी के पास, इस मंदिर इस मस्जिद में दौड़ते रहते, ताबीज़ बनवाते फिरते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उसको सफलता दिलाने वाला केवल इस दुनिया में एक ही आदमी है, जो उसको आईना में मिलेगा, अर्थात वह खुद है। दूसरा आपको कुछ नहीं कर सकता है, दूसरा केवल आपको रास्ता दिखा सकता है, मंजिल का पता बता सकता है, चलना आपको ही पड़ेगा। यही है इसका कहने का मतलब। ठीक है, तो आइए हम लोग इस चैप्टर पे आते हैं। देखिए, तो आज बायोलॉजी जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं साइंस में बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है, थोड़ा सा इस पर हम लोग क्या करते हैं, आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम बायोलॉजी को, क्या है बायोलॉजी, किसे कहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ठीक है, ये जो है देखिए दो शब्द से मिलकर बना है। एक ग्रीक भाषा का दो शब्द, एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है बायो, प्लस एक शब्द है लॉजी। ठीक है, जिसमें बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात विज्ञान का वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, बायो का लॉजी किया जाता है। हाँ, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। और इनका जनक जो है, बायोलॉजी का जनक अगर आपको पूछा जाए, तो इसका जो जनक है यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वो अरस्तु है, अरस्तु है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। तो अब देखिए ये जो बायोलॉजी है, हाँ ये जो बायोलॉजी है इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी वह किताब है जिसमें हम लोग जीवित प्राणी के बारे में पढ़ते, जितने भी चीज़ जीवित है इस दुनिया में, जिसमें जान है, उसके बारे में हम लोग जिस विज्ञान के शाखा में, जिस भाग में, जिस पार्ट में हम लोग उसको स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला जो है प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी। प्राणी विज्ञान किसको कहते हैं, तो प्राणी विज्ञान वो बायोलॉजी का पहला पार्ट है प्राणी विज्ञान, और इसका दूसरा पार्ट जो है, ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं पादप विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी और पादप विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बोटनी। तो प्राणी विज्ञान हम लोग उसको कहते हैं जितना भी सजीव है आसपास हमारे, आप लोग देखिएगा जितने भी चीज़ में जान है उसमें उसको दो भाग में आप बांट सकते हैं। एक वह जो चल फिर नहीं सकते हैं, ठीक है, जो चल फिर नहीं सकते हैं लेकिन सजीव है, सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, हाँ, और परिवहन भी होता है उनमें, और जनन भी करते हैं। हाँ, तो वो सभी में एक आ जाता है पेड़ पौधा। देखिएगा ये चल फिर नहीं सकते हैं लेकिन सजीव का और सभी लक्षण इसमें है, जैसे कि वो जन्म भी देते हैं, बीज से पौधा भी निकलता है, वो वृद्धि भी करते हैं। जैसे मनुष्य एक छोटा सा बच्चा बड़ा एक वयस्क मनुष्य बन जाता है, उस तरह से एक छोटा सा पौधा देखिए एक पेड़ बन जाता है। तो जितने भी सजीव है उसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उसको हम लोग उसको जो पेड़ पौधा का देना हम लोग जीव विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, पादप विज्ञान कहेंगे। हाँ, और उसके अलावा हरे पेड़ पौधे को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, हाथी, शेर, कीड़ा मकोड़ा, सूक्ष्म जीव, ये सभी के सभी जो है हम लोग उसको जीव विज्ञान के एक शाखा के अंतर्गत कहते हैं। उसको हम लोग प्राणी विज्ञान कहते हैं, या इंग्लिश में उसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो अब बात है कि यहाँ पूछा जाए अगर प्राणी विज्ञान का जनक कौन है, तो प्राणी विज्ञान का जनक भी जो बायोलॉजी का जनक है अरस्तु, उसी को कहा जाता है। और यहाँ जो पादप विज्ञान है, पादप विज्ञान यानी बोटनी, इसका जनक कौन है, इसका जनक है थियोफ्रेस्टस। तो आप लोग ये समझ गए होंगे बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी कितने भाग हैं,
और किस भाग में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है और उसके कौन से जनक है। तो जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी का जनक अरस्तु है और बायोलॉजी का भी जनक भी अरस्तु ही है। और बोटनी का जनक कौन है? बोटनी में हम लोग पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं और जूलॉजी में हम लोग पेड़ पौधा को छोड़ करके जितने भी सजीव उसके बारे में पढ़ते हैं। और जो है आपका बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, पादप विज्ञान, उसका जनक थियोफ्रास्टस जी है। तो इतना आप लोग अगर समझ गए तो अब जो यहाँ पे हम लोग के सामने जो आज क्लास 10th का वर्ग दशम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्ग जो दशम है आपका, इसमें ये वर्ग दशम में जो पहला चैप्टर है आपका उसका नाम है जैव प्रक्रम। तो आइए हम लोग इस चैप्टर पे आते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए आइए। तो देखिए चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव का मतलब जीव यानी सजीव, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपको क्या? जैव प्रक्रम, जिसमें कि आपको जैव का मतलब है सजीव यानी जिसमें जान होता है, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। तो हम इस चैप्टर को पढ़े इससे पहले इस चैप्टर का नाम जो है जैव प्रक्रम, इसमें जैव यानी सजीव और निर्जीव को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सजीव किसको कहते हैं और निर्जीव किसको कहते हैं। तो सजीव का जो देखिए सबसे पहला लक्षण होता है वो पोषण होता है। पोषण का मतलब होता है हम लोग भोजन जो खाते हैं, पोषक तत्व को जो ग्रहण करते हैं उसको हम लोग पोषण कहते हैं। तो सजीव का सबसे पहला लक्षण है कि वह पोषण करेगा, अर्थात वह क्या खाएगा? भोजन खाएगा, जबकि निर्जीव भोजन नहीं खाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सजीव का दूसरा लक्षण होगा वह सांस लेगा, निर्जीव सांस नहीं लेता है। जैसे देखिए कि मान लीजिए कुर्सी है वो निर्जीव है, वो सांस नहीं लेता है। इसके बाद सजीव का जो तीसरा लक्षण है वो परिवहन है। परिवहन का मतलब होता है हमारे शरीर में खून दौड़ता है। ठीक है, खाना खाते हैं वो हमारे आंत में उसका पाचन होता है, जबकि एनर्जी की आवश्यकता हमारे आँख को भी है, दिमाग को भी सोचने के लिए। तो वह एनर्जी जो है हमारे आंत से क्या होता है कि नस के द्वारा यानी रक्त वाहिनी के द्वारा, खून के द्वारा कहाँ तक आ जाता है? हमारे दिमाग तक आता है, आँख तक आता है, पैर तक आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिवहन। उसके बाद हो गया चौथा जो सजीव का गुण है उत्सर्जन। तो आप लोग कहिएगा उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन क्या है? हमारे शरीर में जो भी पचने भोजन जो खाते हैं, पोषक तत्व जो हम लोग ग्रहण करते हैं, सभी का सभी नहीं पचता है, कुछ नहीं पचता है, कुछ बच जाता है। अपचा भोजन जो होता है, जो नहीं पचता है, उसको हम लोग शरीर से बाहर भी निकालते हैं। जैसे कि सपोज दैट आप मान लीजिए आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसके बाद मूत्र विसर्जन करते हैं, मल त्याग करते हैं। तो ये सब क्या अपशिष्ट पदार्थ है और हमारे शरीर के लिए हानिकारक। अगर इसको नहीं निकाला जाए तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, हमारे शरीर को यह डैमेज कर सकता है। तो इसको हानिकारक पदार्थ को ही हमारे शरीर से निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और सजीव का ये लक्षण है। निर्जीव में ऐसा कोई भी उत्सर्जन जैसा लक्षण नहीं होता। आप नहीं देखेंगे कि पंखा या कुर्सी कभी उत्सर्जन करता होगा मनुष्य की तरह। ऐसा ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ना मूत्र विसर्जन इत्यादि कोई भी ऐसा काम नहीं करता है। तो आप लोग कहिएगा यहाँ पे, अगर आपके मन में सवाल आ रहा है पेड़ पौधा भी क्या है, पेड़ पौधा भी सजीव है, तो वह कहाँ उत्सर्जन करता है? जी हाँ, वह करता है। आप लोग देखे होंगे कि पेड़ पौधा होता है ना, उससे लस्सा टाइप का निकलता है ना, गोंद टाइप का। तो वह क्या होता है? उसका उत्सर्जी पदार्थ ही है, उसका जो है वेस्ट पदार्थ है, वह उसका उत्सर्जी पदार्थ रहता है, उसका गंदगी है। ठीक है, और आप लोग देखेंगे बहुत सारा पेड़ पौधा क्या करता है कि अपना छाल को एक बार छोड़ देता है, साल में 6 महीना में एक बार छाल छोड़ता है। तो वह छाल जो छोड़ता है ना, वह जितना भी उत्सर्जी पदार्थ है, उस जो पौधा लस्सा नहीं उत्पन्न करता है वह छाल छोड़ता है। तो छाल क्या करता है? वह जितना भी गंदगी है उस सबको क्या करता है? वह छाल में जमा करके रखता है, और जब एक विशेष मौसम आता है तो छाले को छोड़ देता है, उसके साथ उसका गंदगी यानी उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? त्याग दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखे होंगे पेड़ पौधा में एक समय ऐसा भी आता है कि पत्ता जो होता है उसका पक करके पीला होकर गिर जाता है। तो वह क्या करता है कि सब दिन वह ज़्यादा और सब दिन क्या करता है कि अपना जो गंदगी है, उत्सर्जी पदार्थ है, उसको वह क्या करता है कि उसमें जमा करके रखता है पत्ता में, और जब वह क्या करता है कि पत्ता को ही गिरा देता है एक दिन। तो इस तरह से वह भी पेड़ पौधा भी उत्सर्जन करता है। ठीक है, लेकिन कुर्सी है, आपका मोबाइल है, ये सब चीज़ आप लोग देखे होंगे नहीं करता है, क्योंकि यह निर्जीव है। निर्जीव में ये सब लक्षण नहीं होगा। सजीव का उल्टा निर्जीव होता है। सजीव में जो सब चीज़ होता है, निर्जीव में वो सब चीज़ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कि सजीव का लक्षण नियंत्रण और समन्वय है। नियंत्रण और समन्वय का मतलब होता है कंट्रोलिंग। मनुष्य में क्या है? कंट्रोल है। मनुष्य में कंट्रोलिंग है। जैसे कि हम लोग चलते हैं, देखिए एक पैर आगे है तो एक पैर पीछे है, फिर एक पैर जब आगे होता है तो एक पैर पीछे हो जाता है ऑटोमेटिक। दोनों पैर हम लोग कहाँ एक बार आगे होता है। ऐसे में हम लोग गिर जाएंगे अगर ऐसे चलने लगे तो। ठीक है,
तो ये सब क्या है हम लोग जैसे हम बोल रहे हैं तो क्या है कंट्रोल के साथ बोल रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं तो वो नियंत्रण और समन्वय के साथ है, तो हम लोगों में कंट्रोलिंग है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, तो ब्लड दौड़ रहा है तो एक मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में जो बीमार नहीं है, 1 मिनट में लगभग कितना बार 72 बार उसका दिल धड़कता है। तो ये क्या है, कंट्रोल है ना, एक कंट्रोलिंग हिसाब से चल रहा है ना। अगर मान लीजिए 500 बार धड़क जाए तो क्या होगा उसका, तब तो हार्ट अटैक हो जाएगा, या तो उसका नस फट जाएगा, हृदयघात हो जाएगा। नहीं तो मान लीजिए वो 20 बार प्रति मिनट जब वह धड़कने लगे तो वैसे भी मनुष्य का मृत्यु हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा उसका। तो ये सब नियंत्रण और समन्वय है हम लोगों में, जो कि सजीव का एक लक्षण है। और निर्जीव में ऐसा कोई भी नियंत्रण और समन्वय नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें। इसके बाद देखिएगा आप लोग क्या है सजीव का और जो लक्षण है, अगला लक्षण जो सजीव का वो अनुक्रिया है। आप लोग कहिएगा अनुक्रिया है, किसी भी क्रिया के विपरीत जो प्रतिक्रिया होता है उसको अनुक्रिया कहते हैं। लोगों को, हम लोगों के शरीर में जब भोजन का कमी होता है तो हम लोग को भूख लगता है, लेकिन हाँ उसके बाद हम लोग को पानी की कमी होने पर हम लोग को प्यास लगता है। ठीक है, देखिएगा बच्चा को भूख लगता है तो बच्चा क्या होता है, रोता है कि नहीं है। तो ये सब हम लोगों में होता है। हम लोग को जैसे कि कहीं स्वादिष्ट खाना देखे, स्वादिष्ट खाना का सुगंध आता है तो हमारे मुंह से लार निकलता है, जबकि सजीव में ऐसा, निर्जीव में ऐसा कोई भी गुण नहीं है। हम लोग को भूख लगता है तो हम लोग खाना के पास जाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन गाड़ी सब में ऐसा गुण, अगर उसमें पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो पेट्रोल पंप के पास वो खुद नहीं जाएगा। ठीक है, उसको हम लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोग को अनुक्रिया का मतलब यही हुआ। अनुक्रिया का मतलब, और देख लीजिए पेड़ पौधा में अनुक्रिया होता है। आप लोग गांव में एक पौधा होता है लाजवंती, जिसको छुई मुई भी कहते हैं, उसको छूने पर देखिएगा वो पूरा पूरा मुरझा जाता है। वह भी क्या अनुक्रिया है, स्पर्श अनुवर्तन होता है उसमें। छूते हैं तो वह पत्ता का टोटल पानी को क्या करता है, जड़ में भेज देता है, जिसके कारण वह झुक जाता है। तो ये सब अनुक्रिया है। ठीक है, जो कि सजीव में होता है और निर्जीव में नहीं होता है। उसके बाद देखिए सजीव का एक महत्वपूर्ण गुण ये भी है कि वह जनन करता है। जनन क्या है, तो अपने समान संतान को जन्म देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जैसे मनुष्य को जन्म देता है, कबूतर के अंडे से कबूतर होता है, मुर्गी के अंडे से मुर्गी का जन्म होता है, बकरी को जन्म देता है। तो अपने ही समान संतान को सभी जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और ये सजीव का एक लक्षण है, और ये लक्षण होना सजीवों में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये लक्षण नहीं होगा तो पता है कि दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सब मरणशील है, एक कोशिकीय जीव को छोड़ करके। एक कोशिकीय जीव यानी अमीबा इत्यादि को छोड़ करके जितने भी जीव हैं वो सब मरणशील है। वो सब एक न एक दिन क्या होगा, मरेंगे। तो फिर जब मरेंगे, सभी मरेंगे, जब आपके दादा के दादा मर गए तो फिर आज सब जब मरेंगे तो फिर आज मनुष्य इस धरती पर है कहाँ से। तो इसलिए है क्योंकि एक प्रक्रिया मनुष्य में पाई जाती है, जीवों में, सजीवों में एक प्रक्रिया पाई जाती है कि वो मरता तो है, लेकिन मरने से पहले वह क्या कर जाता है, वह जनन के द्वारा कुछ और संतान को, अपने जैसे संतान को इस धरती पर खड़ा कर जाते हैं। और इस तरह से धरती पर जीवों का अस्तित्व कायम है, जबकि जीव मरणशील है फिर भी उसका अस्तित्व है। ये जनन ही एक प्रक्रिया है। और ये जनन नाम का प्रक्रिया जो है ये जीवों का ही प्रक्रम है, प्रक्रिया है। ये निर्जीव में नहीं पाया जाता है। अगर निर्जीव में पाया जाता तो फिर आप एक मोबाइल खरीद के लाते हैं तो फिर आपके यहाँ 5-10 मोबाइल हो जाना चाहिए जनन के द्वारा। जबकि जैसे कि आप एक मुर्गी लाते हैं तो उससे आपके यहाँ 5-10 मुर्गी या 5-10 गाय लाते हैं तो गाय हो जाता है या बकरी हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ क्या होता है कि एक मोबाइल लाने पर 2 मोबाइल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि मोबाइल क्या है, निर्जीव। एक गाड़ी लाने पर आपके पास एक गाड़ी ही रहता है। तो क्योंकि ये क्या है, निर्जीव है, इसलिए अपनी संख्या को नहीं बढ़ाता है, जनन का गुण उसमें नहीं पाया जाता। तो हमको लगता है कि अब आप लोग जो है ना सजीव और निर्जीव के बीच जो अंतर है उसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि सजीवों में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, जबकि निर्जीव में वो सब प्रक्रिया नहीं होती। तो सजीवों में जो ये सब प्रक्रियाएं होती है ना, उसी प्रक्रिया को हम लोग जैव प्रक्रम, सजीव मतलब जैव, जैव मतलब सजीव, और प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। तो ये पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और समन्वय, अनुक्रिया और जनन, ये सब सजीवों का एक प्रक्रिया है जो इसको जिंदा रखने के लिए जरूरी है। सजीव को जिंदा रखने के लिए इन सभी प्रक्रिया में से कोई एक प्रक्रिया भी अगर बंद हो जाए तो फिर उनका रहना धरती पर संभव नहीं होगा। तो यही सब प्रक्रिया जीवों में होता है, इसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवों में होने वाले प्रक्रिया को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। और ये सब प्रक्रिया जीवों का मेंटेनेंस करता है, अनुरक्षण यानी देखभाल करता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा जीव अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को इस धरती पर कायम रखा है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम जिस चैप्टर का नाम है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी लाइफ को जीने के लिए मनुष्य कुछ प्रोसेस करता है, कुछ प्रक्रिया से गुजरता है। वो प्रक्रिया आपको है, खाना खाता है, सांस लेता है, उसका खून दौड़ाता है, फिर गंदे पदार्थ को निकालता है, फिर नियंत्रण और समन्वय करता है, फिर अनुक्रिया भी करता है और जनन करता है। यही सब प्रक्रिया है, यही सब प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव का अस्तित्व कायम है। इसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ये सारी क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं जो आपको ऊपर में देख रहे हैं आप, जो 6-7 प्रक्रिया बताया है, वह सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस होता है, उसे ही हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम में आपको कौन कौन सा प्रक्रिया है जो जीवों के लिए जरूरी है? सबसे पहला पोषण, दूसरा श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि इत्यादि, इसके अलावा और नियंत्रण, समन्वय, अनुक्रिया, उत्सर्जन सब आप समझ सकते।
ठीक है। तो यही सब प्रक्रिया है जो जीवों का एक प्रोसेस है, इसके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है, इसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है? जीवों की तो बहुत सारा प्रक्रिया आप लोगों ने पढ़ा, क्या है? पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, ये सब है, जनन है। तो देखिए इस पहला चैप्टर में जो हम लोग जैव प्रक्रम का तो बहुत सारा प्रक्रिया है। पहला जो पोषण है उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिर्फ, और दूसरा चैप्टर आपका है यही 10th क्लास में, उसमें लोग श्वसन को पढ़ेंगे, तीसरा में लोग परिवहन को पढ़ेंगे, उसके बाद चौथा में उत्सर्जन को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग जनन भी पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब 10th क्लास का जो बायोलॉजी है पूरा का पूरा आपको जैव प्रक्रम ही है, क्योंकि जैव प्रक्रम में क्या सब पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन सब आता है, ये सब जरूरी है जीवों को, और यही सब के नाम से आपको अलग अलग चैप्टर है, अर्थात कहने का मतलब 10th क्लास टोटल आपको जैव प्रक्रम ही पढ़ना होगा। ठीक है, एक दो चैप्टर को मात्र अनुवांशिकता और क्या कहते हैं हमारा पर्यावरण को छोड़ करके सभी आपको जैव प्रक्रम ही 4-5 चैप्टर जो है आप पढ़िएगा। एनसीईआरटी में हालांकि आपको पोषण, श्वसन, परिवहन, हाँ परिवहन जो है ये सब चैप्टर आपको, उत्सर्जन एक ही चैप्टर में है, ठीक है। लेकिन अगर आप और दूसरा कोई पब्लिकेशन का जो अगर किताब पढ़िएगा तो उसमें अलग अलग करके सब चैप्टर को दिया गया है। तो समझ गए? तो देखिए, तो हम लोग अब इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग पोषण को ही पढ़ने वाले हैं। तो आइए पोषण पढ़ेंगे हम लोग, उससे पहले हम लोग पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व, नाम से कहता है पोषक तत्व। पोषक मतलब जो हमको क्या करता है? पोषता है, जो हमको क्या करता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो कहेंगे वे सभी तत्व जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा का मतलब ताकत, एनर्जी की प्राप्ति होती है, हम लोग उसे क्या कहेंगे? पोषक तत्व कहते हैं। तो वह क्या सब चीज़ है जिससे हम लोग को ताकत मिलता है? तो उसमें देखिए सबसे पहले तो आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब आप लोग पूछिएगा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, वसा, खनिज सब भोजन है। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा भोजन में है? तो देखिए मोटा अनाज जितना है जो आपके खाना का थाली में जो ज़्यादा होता है, जैसे आप खाना खाते हैं तो रोटी या चावल या दाल सब्जी क्या ज़्यादा होता है? आप बोलिएगा रोटी और चावल ज़्यादा होता है हमारे थाली में। तो आपको रोटी किससे मिलता है? आपको मक्का से या गेहूँ से, ज्वार से, बाजरा से। तो ज्वार, बाजरा, गेहूँ, धान ये सब क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको खाने से हम लोग को एनर्जी मिलता है। अगर हम लोग नहीं खाते तो काम नहीं कर पाते हैं, इसको खाने से हम लोग को क्या होता है? एनर्जी मिलता है। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है कि दूसरा जो पोषक तत्व है हम लोग का प्रोटीन है। इसको खाने से हम लोग को ऊर्जा आता है। प्रोटीन कहाँ से, क्या काम है हमारे शरीर में? यह वृद्धि करता है। जैसे देखिए एक छोटा सा बच्चा, हाँ एक 60 किलो का, एक 2.5 किलो का बच्चा पैदा जब होता है, वह एक 60 किलो का मानव बन जाता है, मनुष्य बन जाता है। तो वह कैसे हुआ? वृद्धि किया, छोटा सा चीज़ बड़ा हुआ तो इसको वृद्धि कहेंगे। तो ये वृद्धि किया तो कैसे किया? तो वृद्धि किया तो यह प्रोटीन जरूरी होता है शरीर को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए, लंबाई को बढ़ाने इत्यादि के लिए ये प्रोटीन क्या होता है? जरूरी होता है। और ये प्रोटीन हमको दलहन जितना भी, मसूर हो, चना हो, हाँ कुर्थी हो, राजमा हो, ये सभी में क्या पाया जाता है? हमारा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे शरीर के एनर्जी के लिए वसा भी जरूरी है। वसा क्या चीज़ होता है? वसा का मतलब होता है तेल या चर्बी, ठीक है। जितना भी तेलहन पौधा है, जैसे सरसों हो गया, आपको मूंगफली हो गया, सूरजमुखी हो गया, हाँ अलसी हो गया, ये सब से हमको वसा की प्राप्ति होता है। और ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या है? जरूरी है। जिस इंसान में वसा का कमी हो जाता है, देखिए उसका चमड़ा वमड़ा फटने लगेगा, ठंडी के दिन में जल्दी ये फटने लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए खनिज भी हमारे शरीर के लिए कुछ जरूरी है, जैसे कैल्शियम हो गया। उसके बाद हो गया क्या? आपको आयोडीन हो गया। आयोडीन, हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक खाने से हम लोग को बहुत सारा बीमारी से, घेंघा इत्यादि से हम लोग बचते भी हैं। तो ये भी हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। तो यही सब पदार्थ, अब खनिज हो गया, वसा, प्रोटीन हो, ये किस में पाया जाता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो देखिए सबसे पहला आपको जो काम करना होगा, तो आप सबसे पहले एक कॉपी और एक कलम ले लीजिए और बैठ जाइए, ठीक है। और आप क्या कीजिए? लिखते चलिए साथ साथ। ये एक आदर्श से विद्यार्थी का लक्षण है, और इससे आपको समझने में और बाद में वीडियो समाप्त होने के बाद में आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए ये मटेरियल आपको हो जाएगा, और फिर आपको एक अच्छा नंबर और एक अच्छा समझ आपको विकसित होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, यही सब हम लोग पोषक तत्व कहते हैं, और इस सबको हम लोग क्या करते हैं? खाने का काम करते हैं। तो इसी को जो खाते हैं ना पोषक तत्व, इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण में होता क्या? कोई ना कहता है अरे हम तुमको पोष दिए, तो पोष दिया तो क्या करता है? पोषने के बाद तुमको आपको खाना खिलाता है, तो खाना खाने को हम लोग पोषण कहते हैं। तो देखते हैं न्यूट्रिएंट्स, यहाँ क्या था? यहाँ था पोषक तत्व, यहाँ है पोषण। पोषक तत्व को खाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग पोषण कहते हैं। अच्छा, पोषक तत्व खाते क्यों? पोषण क्यों करते? खाते क्यों? इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारा जैविक क्रिया, पोषक तत्वों को खाने से, इसको खाने से क्या मिलता है? हम लोग को ताकत मिलता है। और ताकत जब मिलता है उसको हम लोग जैविक क्रिया जैसे हमारे शरीर में बहुत सारा क्रिया होता है, जैसे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, हमारा शरीर बढ़ रहा है, खून दौड़ रहा है। तो ये सब हमारा जैविक क्रिया है जो जीवों के शरीर के अंदर होता है, उसको जैविक क्रिया कहते हैं। जैसे सांस लेना, चलना, दौड़ना, सोचना, ये सब हो गया,
ठीक है। ये सब जो काम हो रहा है हमारे शरीर में, इसके लिए ताकत की जरूरत है, एनर्जी। जब गाड़ी चलती है तो उसके लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो हम मनुष्य का भी जो शरीर जब काम करता है तो उसके लिए क्या होता है, ऊर्जा की जरूरत होता है। ठीक है, जो ऊर्जा हमको ये पोषक तत्व भी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब खाने से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोषण किसको कहते हैं, तो यही पोषक तत्व, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज इत्यादि को ग्रहण का मतलब खा करके, ठूस करके, हाँ, उसका उपयोग जैविक क्रिया, जैविक क्रिया का मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो बहुत सारा क्रिया होता है, जैसे सांस लेना, खून दौड़ना इत्यादि बता ही दिए, संचालन मतलब चलाने के लिए हैं करता है, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। तो समझ गए, जिसके द्वारा मनुष्य पोषक तत्व ग्रहण करके उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है, उससे जैविक क्रिया को संचालन में चलाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो जितना भी जीव है इस धरती पर, उसका खाना खाने का तरीका अलग अलग है। पोषण का मतलब खाना खाना समझिए शॉर्टकट में। तो खाना खाने का तरीका सभी का एक नहीं है। देखिए, पेड़ पौधा का खाना हम लोग से अलग, हम लोग खाना खाने के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। चलो धान होगा तो बगिया बनाएंगे, खीर बनाएंगे, गेहूँ होगा तब की बार है पूड़ी छकाएगा, है कि नहीं है, सोचते हैं हम लोग। लेकिन क्या पेड़ पौधा को देखिए किसी पर आश्रित नहीं रहता है, वो सब वो खुद अपने आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है। तो देखिए, पेड़ पौधा भोजन करने का अलग तरीका है, वह खुद भोजन अपना बनाता है। हम लोग किसी न किसी पर आश्रित है। तो मतलब धरती पर जितना भी सजीव है उसका भोजन, सबका भोजन ग्रहण करने का, सब तो करता भोजन है, लेकिन सभी को भोजन करने का तरीका एक नहीं है। सभी को भोजन करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो उसी के आधार पर हम लोग पोषण को क्या करेंगे, कुछ भाग में बांटेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पोषण का कुछ विधि है, कुछ प्रकार है, हम लोग उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। आइए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पोषण की विधि, पोषण की विधि, पोषण का मुख्य रूप से कितना विधि है, तो देखिए पोषण का जो है मुख्य रूप से 2 विधि होता है। कितना विधि, 2 विधि। पहला जो है 1 नंबर में, उसको हम लोग कहते हैं स्वपोषण, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा जो है उसको कहते हैं हम लोग परपोषण। ठीक है, यानी हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब हम लोग स्वपोषण और परपोषण, जो कि पोषण का 2 विधि है, इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार से क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, स्वपोषण किसको कहते हैं, नाम देखिए, नाम से पता चलता है स्वपोषण। देखिए, स्वपोषण यानी ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक जो है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। स्वपोषण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑटोट्रोफिक। ऑटो का मतलब क्या होता है, अपने आप। हाँ, ऑटो स्टार्ट होता है बहुत सारा गाड़ी, यानी स्वचालित, अपने आप स्टार्ट होता है, सेल्फ स्टार्ट कहते हैं ना उसको। तो सेल्फ या ऑटो का मतलब होता है अपने आप, है। ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण। तो स्वपोषण शब्द का उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा देखिए प्राचीन भाषा है, जैसे हमारे भारत का संस्कृत भाषा है उस तरह से प्राचीन भाषा है। ठीक है, ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर हुआ है ऑटोट्रॉफ यानी स्वपोषण, जिसमें ऑटो का मतलब जो 2 शब्द, पहला शब्द है ऑटो जिसका मतलब होता है स्वयं यानी खुद, हाँ, और ट्रॉफ है दूसरा शब्द जिसका मतलब होता है पोषण, यानी कि पोषण का वह विधि जिसमें जीव ऑटोट्रॉफ यानी स्वयं पोषण कर लेता है, किसी पर आश्रित नहीं रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और स्वपोषण कौन होगा, अर्थात देखिए, अर्थात पोषण की वह विधि जिसके द्वारा स्वपोषी जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। अब देखिए, तो ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद ग्रहण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। हैं, यहाँ लिखा है ऐसा जीव जो किसी पर निर्भर न रहकर अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है। संश्लेषित का मतलब होता है बनाना। क्या होता है, बनाना, खुद बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और कौन सा ऐसा जीव है धरती पर जो अपना भोजन खुद बनाता है, तो वह जीव केवल जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल को हम लोग हिंदी में पर्णहरित भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है, ये क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे का रंग, जो पत्ता का जो होता है हरा होता है। पूछेगा सवाल आपसे कि पत्ता का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण पत्ता का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल। इसी कारण पत्ता का रंग कैसा क्या होता है, पत्ता का रंग क्या होता है, इसके कारण हरा होता है। ठीक है, और ये क्लोरोफिल जिस में पाया जाता है वही सब स्वपोषी है, वह अपना भोजन खुद बनाता है। और वह क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वह सभी में पाया जाता है। तो स्वपोषी वह सब जीव है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाए जाते जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, उसके अलावा नील हरित शैवाल होता है। अभी नील हरित शैवाल आप लोग क्या होता है पूछिएगा, तो आप लोग देखे होंगे नील हरित शैवाल का मतलब होता है, आप लोग घर में आपका चापाकल के पास ना कुछ काई टाइप का होता है, कहीं कहीं पे काई टाइप का होता है, फिसलन टाइप का हरा रंग का होता है, वो एक तरह का पौधा है।
ठीक है, उसी को हम लोग शैवाल कहते हैं। तो वो भी हरा होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है और वो भी स्वपोषण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या है, स्वपोषी किसे कहेंगे? ऐसा जीव जो किसी को न आश्रित रह अपना भोजन खुद बनाता है। कैसे बनाता है पेड़ पौधा, अभी हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा आप लोग सब्र बनाए रखें। ठीक है, और स्वपोषी जीव जिस विधि से भोजन ग्रहण करता है उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं और शैवाल हैं। शैवाल को हम लोग इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोषण का जो दूसरा है, इसका उल्टा होगा। स्वपोषण में खुद बनाता था, अब इसका उल्टा है पर मतलब पराया, हेट्रो। हाँ, हेट का मतलब नफरत। नफरत किससे कहते हैं? पराया से। तो यहाँ पे परपोषण का मतलब इंग्लिश होता है हेट्रोट्रोफिक। तो परपोषण का उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा के दो शब्द से हुआ, हेट्रो और ट्रोफ से, जिसमें हेट्रो का मतलब होता है पर या पराया दूसरा, और ट्रोफ का मतलब है पोषण, यानी ऐसा पोषण का विधि जिसमें जीव अपना भोजन किससे ग्रहण करेगा? पराया से। और पराया से जो भी जीव भोजन ग्रहण करेगा उसको परपोषी कहेंगे। हम पोषण के लिए अगर पराये पे आश्रित है तो हम क्या है? परपोषी है। मनुष्य क्या है? परपोषी है। हम लोग किसी पर मांस के लिए मुर्गा या बकरा पर, दूध के लिए गाय भैंस पर, अंडा के लिए हम लोग मुर्गी पे हैं, और क्या कहते हैं अनाज के लिए हम लोग फसल पे आश्रित है, हम लोग परपोषी है। ठीक है, तो पोषण का जो दूसरा प्रकार है वो परपोषण है। ठीक है, और परपोषण हम लोग कहते हैं किसको है? देखिए, थोड़ा सा स्वपोषण समझ गए होंगे तो परपोषण समझना आसान है, क्योंकि उसका उल्टा है। स्वपोषण में क्या होता था? जीव अपना भोजन खुद बनाता था। परपोषण में क्या करेगा? दूसरा पर आश्रित रहेगा। तो परपोषण शब्द की उत्पत्ति देखिए, परपोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द, इंग्लिश देखिए, हेट्रोट्रोफिक, हेट्रो जिसका मतलब पर होता है और ट्रोफ जिसका मतलब पोषण होता है, से हुई है। पर पोषण यानी कि दूसरों पर आश्रित रहेगा से हुई है, अर्थात पोषण की वह विधि जिसके द्वारा परपोषी जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे परपोषण कहते हैं। आप कहिएगा परपोषी क्या? तो परपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन के लिए पराये पर आश्रित रहता है। तो देखिए यहाँ पे परपोषी भी लिखा है, ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर यानी डिपेंडेंट रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। तो परपोषी का आप लोग कहिएगा जैसे क्या सब है, तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे गोबरछत्ता, मनुष्य, अमरबेल, गाय, बंदर, कुत्ता इत्यादि। तो देखिए आप लोग कहिए गोबरछत्ता, देखिए ये गोबरछत्ता आप लोग देखे होंगे, सड़े हुए जितने भी होते हैं ना, खड़ पतार होगा, पुराना वृक्ष होगा, गोबर उबर का ढेरी पर ये पैदा होता है। तो इसको एक प्रकार का एक कवक प्रजाति का है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गोबरछत्ता कहते हैं। ये भोजन के लिए किस पे आश्रित है? देखिए सड़ा गला चीज पर ही रहता है, तो ये गोबरछत्ता क्या हुआ? दूसरे पर आश्रित है। सड़ा हुआ चीज जहाँ होगा तब भी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये क्या है? ये क्या है? परपोषी जीव है, क्योंकि दूसरे से भोजन के लिए आश्रित है। वहीं पे देखिए अमरबेल, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक वृक्ष है, इस वृक्ष पे देखिए ये थोड़ा सा पीला पीला रंग का जो लत्ती है, इसका जड़ नहीं होता है कहीं भी। हाँ, और इसको आप किसी भी कांटेदार वृक्ष पर इसका एक लत्ती फेंक दीजिए ना, ये पूरा पेड़ को छा जाएगा। हाँ, और ये जिस पेड़ पर होता है ना, उस पेड़ का वृद्धि नहीं होता है, वृद्धि को रोक देता है और ये पूरे पेड़ पर झपट जाता है। ये पता ही है पेड़ का वृद्धि क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है क्योंकि पेड़ जितना भी भोजन बनाता है वो सब भोजन को यह क्या करता है? उसके संपर्क में यह खींच लेता है और पूरे पेड़ पर झपट जाता है और पेड़ रुक जाता है उसका वृद्धि। तो ये अपने भोजन के लिए जो अमरबेल है, ये किस पे आश्रित है? किसी न किसी पेड़ पौधे पर आश्रित है। तो ये दूसरा से भोजन ले रहा है पेड़ से, तो ये भी क्या होगा? परपोषी होगा। मनुष्य भी परपोषी होगा, मेढक भी परपोषी होगा, कुत्ता भी परपोषी, शेर भी, हाथी भी, ये सब क्या हो जाएगा? परपोषी ही होगा। मतलब जितना भी हरा पेड़ पौधा को छोड़ करके दुनिया का हर कुछ क्या है? परपोषी ही है। तो परपोषी समझ गए? परपोषी जिस विधि से भोजन ग्रहण करता है उसको परपोषण कहते हैं, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए, तो स्वपोषी जितना भी है वो अपना भोजन ग्रहण तो सिंपल है कि खुद करता है, उसमें और कोई उसका भाग नहीं है। लेकिन परपोषण जो है, जिसमें लोग दूसरे पर आश्रित रहता है, वो और प्रकार का होता है, उसका और भेद है। हाँ, अब जैसे देखिए, अब परपोषण का भी कुछ प्रकार है, जैसे कि पोषण का तो दो प्रकार हुआ, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में डायरेक्ट है कि जीव दूसरे जीव से खुद अपना भोजन संसाधित करता है, और परपोषण में क्या करता है? दूसरे पर आश्रित रहता है। तो परपोषणों में दूसरों पर जो आश्रित है सबका अलग अलग तरीका से आश्रित है, 3 तरह से करता है परपोषण भी। जैसे एगो देखिए, एगो आप लोग देखेंगे जो ढील होता है महिला सबको, लड़की सबके माथा में जो होता है, सर में जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ढील कहता है हम लोग के गाँव में, जू कहते हैं आप लोग किताबी भाषा में उसको। वो जू जो होता है, देखिए क्या करेगा, रहेगा वो लड़की के माथा में, सर में, उसका खून भी उसी का पिएगा, घर भी बनाया उसी का माथा को, सर को, बाल को, और खाना भी उसी का खून को चूसेगा, और उसके बाद लेटरिन पेशाब जो उसी पे करेगा।
उसका जबकि हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य हम लोग भी भोजन के लिए हैं पेड़ पौधा पर आश्रित, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं ना पेड़ पौधा पर रहते हैं उसी पर भोजन करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग घर में रहते हैं तो देखिए हम भी परपोषी, क्योंकि हम भी पेड़ पौधा पर आश्रित हैं। ढील भी परपोषी है क्योंकि वह जू जो है वह भी परपोषी, क्योंकि वह किसी के माथा से खून चूसता है, लेकिन उसका थोड़ा सा भोजन करने का तरीका देखिए अलग है। वो उस पर रहेगा भी और उससे क्या करेगा, वो भोजन भी लेगा, सब कुछ उसी पे करेगा। लेकिन हम लोग वैसा नहीं ना करते, हम लोग भोजन लेते हैं, रहते नहीं है वहाँ पे पेड़ पे। वजह से कि अब गाय बकरे का मांस खाना किसी को, तो बकरे पर नहीं रहता है वो, लेकिन अपना घर में रहता है कि नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप देख लेते हैं यहाँ पे हो जाता है। हम लोग परपोषण में भी अलग अलग आप लोग अलग प्रकार होना हो जाता है। भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें परपोषण का भी बहुत सारा प्रकार है। जैसे आप देखिए हम लोग भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, कहीं और से कर लेते हैं, खेत से करते हैं, दुकान उकान से कुछ लाते हैं, वहीं पे देखिए मृतजीवी होता है। कुछ मृतजीवी मतलब उसको कहते हैं मृतजीवी, यानी जो मरे हुए चीज पर भी जीवित रहेगा, जिसका गुमान मरले चीज पर रहेगा। जैसे सड़ल वाला खड़ पतार पे, गोबर पे, मरा हुआ पेड़ पौधा जो उसी पर होगा उसको मृतजीवी कहेंगे। ऐसा जीव जो अपना भोजन सड़ा गला चीज पर रह करके उसी को पैदा होकर के उसी से घुलित रूप में लेता है, उसको मृतजीवी कहते हैं। तो वह सब क्या है, तो देखिए परपोषण के प्रकार में हम परपोषण को हम लोग 3 प्रकार बांटेंगे, जिसमें सबसे पहला है मृतजीवी पोषण, ठीक है। मृतजीवी पोषण हम लोग किसको कहते हैं, तो परपोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतु, मृत मतलब मरा हुआ, मृत जंतु, ठीक है, मृत मतलब मरा हुआ, ठीक है, मरा हुआ जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन घुलित रूप में अवशोषित करता। अवशोषित मतलब सोखना, घुलित मतलब घुला हुआ रूप में अवशोखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। यहाँ उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा था मृतजीवी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी परपोषण कहते हैं, मृतजीवी परपोषण कहते हैं। जैसे इसका जैसे में क्या सब आ जाएगा, इसका जैसे में मृतजीवी आ जाएगा। जितना भी मृतजीवी आप पूछेगा मृतजीवी किसको कहते हैं, तो जो मरा हुआ जीवों से अपना भोजन लेता है। इस वजह से आपको कवक हो गया, कवक का मतलब दिखाया था आपको गोबर छत्ता हो गया, और भी बहुत सारा कवक होता है। जैसे स्पर्जिलस नाम का भी कवक होता है, जिसमें मनुष्य में दिनाई नाम का बीमारी सब होता है, वो सब कवक है वह, ठीक है, ठीक है। वो सड़ा गला हुआ स्थान पर जहाँ नम स्थान रहेगा वैसे ही होता है। उसके बाद बैक्टीरिया भी हो गया बहुत सारा, ये मरा हुआ चीज पर भी उत्पन्न होता है। कुछ प्रोटोजोआ भी है, हाँ। इसके बाद कुछ विषाणु यानी वायरस भी है, जो क्या करता है, मरे हुए चीज से अपना भोजन लेना पसंद करता है, हाँ। तो इसको लोग मृतजीवी कहते हैं, ठीक है। आप लोग गांव में देखे होंगे कि जहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे कुछ पेड़ पौधा जो है ना, खड़ पतार सड़ जाएगा ना, वहीं पर जन्म लेगा। ये देखिए जैसे ये कवक, ये है, ये सड़ले चीज पर ये पैदा होगा। तो यही है गोबर छत्ता, इसी को लिखे हम लोग, हाँ, या कवक भी कहते हैं इसी को फंजाई भी कहते हैं, हाँ। ये भी देखिए पेड़ पौधा की तरह लग रहा है आपको, लेकिन इसको हम लोग पेड़ पौधा नहीं कहेंगे, इसको बोटनी में हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, हाँ। ये पेड़ पौधा ही है एक तरह का, ये पेड़ पौधा ही है, ठीक है। लेकिन इसको पेड़ पौधा आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पेड़ पौधा का गुण क्या है, वो कि हरा होता है, वह प्रकाश संश्लेषण करता है, वह भोजन खुद बनाता है। लेकिन देखिए ये हरा भी नहीं होता। क्यों नहीं हरा है, इसलिए क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इसलिए क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो ये अपना प्रकाश संश्लेषण यानी स्वपोषण नहीं कर पाता है। ये भोजन के लिए फिर सड़ा उड़ा चीज पर क्या करता है, आश्रित रहेगा। देखिए जहाँ सड़ल गोबर उबर पैदा हुआ है, तो मृतजीवी मरा हुआ चीज पर ही आश्रित होगा। जबकि पेड़ पौधा को अपना प्रकाश संश्लेषण, अपना क्लोरोफिल है, अपना प्रकाश संश्लेषण करता है, वह कहीं भी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। मृतजीवी में आप लोग क्या हो गया, ये गोबर छत्ता हो गया। इसके बाद आपको बैक्टीरिया होगा, कुछ प्रोटोजोआ होगा, विषाणु इत्यादि हो गया। कवक इसी को कहते हैं हम लोग, गोबर छत्ता को ही फंजाई कहते हैं इंग्लिश में। तो ये सब आप लोग क्या कीजिएगा, समझना है आप लोगों को। ये हुआ मृतजीवी परपोषण में। मरा हुआ चीज पर देखिए, मरा हुआ चीज पर रह के भोजन ले रहा है तो दूसरा पर तो आश्रित है ना, तो हो गया पहला परपोषण। अब परपोषण में अब मरा हुआ पर है तो मृतजीवी हो गया ये। अब इसके बाद देखिए परपोषण का जो अगला प्रकार है, हम लोग उस पर क्या करते हैं, आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम परपोषण का जो दूसरा प्रकार है उसको हम लोग पढ़े। इससे पहले हम थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं। अपघटक, डीकम्पोजर किसे कहते हैं। तो देखिए दुनिया में बहुत कचरा फैलाया जाता है प्रत्येक दिन। आपके घर से बहुत सारा सब्जी, साग वगैरह वगैरह बहुत सारा कूड़ा कचरा मिलता है, निकलता है। लेकिन आपके घर से जो बहुत सारा साग सब्जी इत्यादि का छिलका या फल का छिलका इत्यादि जो फेंका जाता है, कहीं ना कहीं घर के आसपास ही आप लोग फेंक देते होंगे या दबा देते होंगे मिट्टी में। क्या 20 दिन या 15 दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद क्या वह जाने पर आपको वहाँ मिलता है? नहीं मिलता है। क्या हो जाता है उसका? और अगर वह नहीं सड़ता तो सोचिए आपके घर के आसपास तो आज कचरा का ढेरी लगा होता, तो वो कहाँ जाता है? कौन उसको ख़त्म करता है?
तो मैं बता दूं कि सूक्ष्म जीव जो होता है, सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं, तो ऐसा जीव, देखिए जीव तो वो सभी है जिसको हम लोग आँख से देख रहे हैं, इसके अलावा आँख आँख से तो आप लोग देखते हैं, कुत्ता बिलाई मनुष्य पेड़ पौधा ये जीव इसको देखते हैं, लेकिन एक ऐसा जीव का भी श्रेणी है इस दुनिया में, एक ऐसा भी जीव है जो है लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम लोग को नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है। नंगो आंखों से नहीं दिखाने का मतलब ये नहीं समझिए आप लोग कि अब इस पर हम लोग फुल पैंट पहन लेंगे तो दिखाई देगा, नहीं। इसका मतलब नंगी आंखों से नहीं दिखाने का मतलब है कि इस पर हम लोग सूक्ष्मदर्शी एक मशीन है जिसको इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं, वह मशीन के बिना नहीं देख सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव किसको कहेंगे, ऐसा जीव जो बहुत छोटा होता है। सूक्ष्म जीव, नाम क्या, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा जीव, जो बिना माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देगा। आप पूछेगा माइक्रोस्कोप क्या है, तो माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा मशीन है जो पास के बहुत छोटा चीज को बहुत गुना बड़ा जूम करके बड़ा करके दिखाता है, उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, उसके बिना आप लोग नहीं देख, उसको मतलब सूक्ष्मदर्शी के बिना आप लोग सूक्ष्म जीव यानी आप सूक्ष्म जीव में क्या सब आ जाएगा, आपको वायरस आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा, कवक आ जाएगा, ये सब होता है। और ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हम लोग को फायदा भी करते हैं और बहुत सारा हम लोग को क्या करता है, नुकसान भी करता है। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइए कि दही में कौन सा सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है, जिसके कारण दही स्वादिष्ट होता है, दूध से ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हम लोग को खेती में भी मदद करता है। बहुत सारा सूक्ष्म जीव का आपका मम्मी आपके रसोई घर में जलेबी बनाने में, इडली डोसा बनाने में, छोले भटूरे, भटूरे जो बनता है इसको बनाने में प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारा सूक्ष्म जीव हम लोग का क्या है, मित्र है, और बहुत सारा सूक्ष्म जीव हम लोग को शत्रु भी है, क्योंकि जैसे कि बहुत सारा बीमारी हम लोग को जो होता है वह क्या होता है, सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। जैसे टीबी नाम का बीमारी जो क्षय रोग है वो क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। एड्स हम लोग को HIV वायरस के कारण होता है। उसके बाद कोविड-19 जो था कोरोना वायरस के कारण हो रहा था। तो ये सूक्ष्म जीव कुछ हम लोग का फायदा के लिए भी है, कुछ नुकसान के, और ये सूक्ष्म जीव बहुत फायदा भी हम लोग को करता है। फायदा कैसे करता है, तो देखिए ये जितना भी चीज़ हम लोग घर का जो कूड़ा कचरा जो होता है, जो मतलब जैविक अपशिष्ट है, जैसे कि साग सब्जी सबका छिलका, फल का छिलका, गोबर, ये सब इत्यादि हम लोग फेंकते हैं, इसको यह क्या करता है कि खा करके ना सड़ा देता है। सड़ाने पर, सड़ने को यहाँ अपघटन कहते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव उसको गला देता है, तो इसको सूक्ष्म जीव को यहाँ अपघटक कहते हैं। तो कहा गया है अपघटक किसे, वे जीव जो मरे हुए जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है उसे मृतजीवी अपघटक कहते हैं। मृतजीवी, या उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी या अपघटक कहते हैं। वे जीव जो मरे हुए जीव से, जैसे कि आप मान लीजिए सब्जी का छिलका को छील दिया, सब्जी का छिलका आप सब्जी से अलग हुआ क्या हो, मर गया, अब उसको क्या करेगा सूक्ष्म जीव, खा जाएगा। तो वो उसको खा करके क्या करेगा, सड़ा के गला के फिर मिट्टी बना देगा, तो वो गला देगा यानी अपघटन कर देगा। तो उसी को हम लोग मृतजीवी कहेंगे, अपघटक कहेंगे, मृतजीवी को ही अपघटक कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आपको क्या सब आ जाएगा, कवक आ जाएगा, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया इत्यादि, वो पहले भी आपको बताया। ये पर्यावरण को शुद्ध रखने का काम करता है, क्योंकि अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं होता तो समझिए आपके घर के आगे पीछे जितना भी कूड़ा कचरा आज तक फेंके थे वह सब आपका ढेरी रहता, पूरा महकता, बदबू देता। आप जिधर जाते कूड़ा का कूड़ा, पूरा धरती पे कूड़ा ही कूड़ा रहता। कितना कुछ कचरा को हर रोज इंसान के द्वारा निर्मित होता है, तो वो सबको खत्म करने का काम यही सब सूक्ष्म जीव सड़ा गला कर उसको खत्म कर देता है। आप केला के छिलका को खा लीजिएगा, ठीक है, केला खा लीजिएगा, छिलका नहीं खाइएगा, ठीक है, और उस छिलका को क्या कीजिएगा, आप जाकर तो उधर फेंक दीजिएगा, ठीक है। 10 दिन के बाद जाइएगा, वहाँ पे केला का छिलका नहीं रहेगा, जबकि केला का छिलका तो आपका, ठीक है, कुत्ता भी नहीं है लेके भागता है, तो वो नहीं रहेगा वहाँ पे, वो सड़ करके मिट्टी बन जाता है, ठीक है। तो वो कौन बनाता है उसको, यही सूक्ष्म जीव, यही सब उसको खा पी खत्म करता है। तो ये पर्यावरण को कहीं ना कहीं आपके घर के आसपास, आप लोग घर का सफाई तो आप लोग क्या करते हैं, घर का सफाई मनुष्य नहीं करता है, मनुष्य सफाई नहीं करने जानता है। मनुष्य सिर्फ क्या करता है, गंदगी को घर से हटाकर कहीं और फेंक देता है। धरती का सफाई मनुष्य नहीं करता है, मनुष्य अपना घर का सफाई सिर्फ करता है। यहाँ से हटा करके पीछे कहीं जा करके जमीन पर पर्यावरण में ही ना कहीं फेंक देता है, लेकिन उस पर्यावरण से भी खत्म करने का काम कौन कर रहा है, ये सूक्ष्म जीव कर रहा है। इसलिए इसको अपघटक कहते हैं, यानी गलाना, गलाने प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं, करता है। तो ये सबसे बड़ा सफाई कर्मी जो है, स्वच्छता अभियान जो है सबसे बड़ा, यही अपघटक यानी सूक्ष्म जीव ही करता है, जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सब सूक्ष्म जीव ही है। तो इसका बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है। और यही सब क्या कहलाता है, मृतजीवी पोषण के अंतर्गत भी काम करता है। तो अब परपोषण का जो दूसरा प्रकार है आपके सामने, उसका नाम है आपको क्या, वो हमको पढ़ना है परजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण अगर आप लोग समझ गए, देखिए मृतजीवी पोषण में क्या होता है, मृतजीवी पोषण में क्या होता है, आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से। मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण,
देखिए, तो पोषण, भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण। पोषण के कितने प्रकार? तो पोषण के 2 प्रकार। पोषण के 2 प्रकार, पहला स्वपोषण, दूसरा, पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण का तो कोई प्रकार नहीं है, इकलौता है, क्योंकि अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। लेकिन ये परपोषण आपको 3 प्रकार का हो जाता है। फिर परपोषण कितना प्रकार का होता है आपको? फिर 3 प्रकार का, जिसमें सबसे पहला आपने पढ़ा नंबर 1 मृतजीवी, मृतजीवी परपोषण, क्योंकि मृतजीवी परपोषण है, क्योंकि मरा हुआ जीव पर आश्रित है, ना जीव मरेगा ना यह खाएगा, जीव नहीं मरेगा तो ये मर जाएगा ना, नहीं खाएगा ना, तो इसलिए यह भी परपोषण है, क्योंकि दूसरे पर आश्रित है। नाम समझिएगा, परपोषण, हेटेरोट्रॉफ, दूसरे पर आश्रित है। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, उसका नाम है परजीवी परपोषण। परजीवी परपोषण, देखिए किसी भी चीज को, ठीक है, लिखने से ज़्यादा होता है उस चीज़ को समझना, ठीक है, क्योंकि आप लिख सकते हैं, जो आप लिख सकते हैं बाद में भी, लिखने के लिए बहुत मोटा मोटा किताब, बहुत सारा चीज़ बना है, लेकिन समझना जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा चीज़ है। क्योंकि देखिए, लिखा हुआ चीज़ आपको काम नहीं आएगा समय पर, लेकिन आपको जो समझा हुआ चीज़ है वो आपको अंधरिया रात में भी काम आ जाएगा आपको, तो इसलिए समझने पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, तो दूसरा नंबर हो गया परजीवी पोषण। हाँ, उसके बाद तीसरा जो परपोषण का प्रकार है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, या इसका एक और नाम है, या प्राणी संभोजी पोषण। पर पोषण लगेगा, संपर पोषण, ठीक है। तो आपने इसको तो समझ गए, इसमें जो जीव होते हैं मरे हुए जीव से अपना भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं घुलित रूप में। अब मान लीजिए जैसे कि मरा हुआ जीव है, जैसे कि मान लीजिए कोई, मान लीजिए कि ये खड़ है, इसे सड़ गया है, अब इस पर मान लीजिए गोबर छत्ता, ये जो है ये गोबर छत्ता उग गया है, ये इससे भोजन, इस सूखा हुआ खड़ सड़ा हुआ खड़ से कैसे लेगा? तो इसको पानी के साथ घोला, इसलिए हम लोग पेड़ पौधा में पानी देना जरूरत है, पानी के साथ इसको घोला लेता है, फिर इसको अंदर खींचता है। कैसे खींचता है वो आप लोग देखिएगा, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा खींचता है। ये तीसरा चैप्टर में आप लोग डिटेल से पढ़िएगा, सिर्फ आप लोग बने रहिए। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? परजीवी परपोषण। तो देखिए, परजीवी परपोषण क्या होता है? नाम है परजीवी, यानी ये पराया जीव पर रहेगा। तो आपको हमने जैसे बताया था, आप लोग देखे होंगे जू जो होता है हमारे सर में रहता है, क्या है वो? परजीवी है, ठीक है। और आपको ये परजीवी, क्योंकि इसमें जीव की, जिस परजीवी पोषण से कहेंगे जिसमें जीव किसी दूसरे के शरीर के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई, मतलब रहेगा 100 दिन के लिए, अब भोजन मिलेगा, नहीं तो लेकर भोजन भाग भी जाएगा, अस्थाई रूप से भी। अस्थाई या अस्थाई या अस्थाई रूप से रहता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त भी करता है, ठीक है। तो परजीवी पोषण में 2 चीज होता है, यहाँ पर ध्यान रखिए। जैसे सपोज मान लीजिए कि कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता आप लोग देखेंगे, कुत्ता का कान में एक होता है, कीड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। उसको आप लोग, हम लोग उसको गाँव में चमोकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग गाँव में बोलते हैं चमोकन। वो होता है लगा हुआ, उसमें ढेरी पैर होता है उसको। या मान लीजिए मनुष्य में ढील, जू, तो ये इसमें देखिए परजीवी पोषण, क्योंकि ये चमोकन कुत्ता के कान में रहता भी है, उसी से क्या करता है, उसी से भोजन भी लेता है। या ढील जो है, मान लीजिए किसी लड़की का सर है, ठीक है, ठीक है, और इस पे देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या हो गया है, ये मान लीजिए, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, उस पर देखिए यहाँ पे ये जो है, अब ये ढील है उसका, तो ये ढील इसी का सर पे रहेगा और भोजन भी इसी से लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ढील एक हो गया, एक मनुष्य हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि परजीवी पोषण में जीव किसी दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी और अस्थायी रूप से रहकर उसी से भोजन प्राप्त करता है, और इसमें एक जीव को नुकसान होता है, एक वो फायदा है। बोलिए तो इसमें से किसको नुकसान और किसको फायदा होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसमें देखिए, आप कहिएगा लड़की को नुकसान है, ये ढील को, जू को फायदा है, यहाँ पे कुत्ता को नुकसान है, चमोकन में क्या है, फायदा है, ठीक है। तो जिसको नुकसान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। और जिसको नहीं, जिसको नुकसान नहीं, जिसको फायदा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, ठीक है। और जिसको नुकसान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं।
अब इसमें पोषी में क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए अब कि कुत्ता पोषी हो जाएगा चमुकन के लिए, मनुष्य क्या हो जाएगा ढील के लिए, जू के लिए क्या हो जाएगा पोषी हो जाएगा, और ये ढील क्या हो जाएगा परजीवी हो जाएगा। ठीक है, तो पोषी समझ गए। तो देखिए पोषी किसे कहेंगे, तो ऐसा जीव जिससे परजीवी अपना भोजन, ऐसा जीव जिससे परजीवी अपना भोजन लेता है उसको हम लोग क्या कहेंगे परजीवी। अब पोषी किसे कहेंगे, ऐसा जीव जिससे परजीवी अपना भोजन लेता है, जिसमें पोषी को हानि होता है और परजीवी लाभ में रहता है। समझ में आ गया, तो ये हुआ परजीवी पोषण। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग समझते हैं फिर इस चीज को। चलिए, तो हम लोग परजीवी पोषण पढ़ रहे थे। पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई, सब दिन के लिए रहबो करेगा, भोजन लेगा, नहीं तो लेके भोजन भाग जाएगा। जैसे आप लोग पानी में गए होंगे ना, पानी में एक पिल्लू होता है जिसको हम लोग गाँव में हम लोग जोंक कहते हैं। ठीक है, आप लोग अपने गांव में क्या कहते हैं बताइए कमेंट करके। ये जोंक क्या होता है, हम लोग को लग जाता है घाव तो में खून लेता है हमसे पीता है, तो इसमें जोंक मनुष्य को लग गया, तो बोलिए इसमें अब मनुष्य को लाभ है कि हानि है? आप कहिएगा हानि है, जोंक को क्या है लाभ है। तो जोंक यहाँ पे हो गया आपका क्या, जोंक हो गया आपका परजीवी, क्योंकि इसको फायदा हो रहा है। और यहाँ पे मनुष्य क्या हो गया पोषी हो गया, किसको हानि हो रहा है या पोषण उसको दे रहा है, इसलिए पोषी हो गया। यानी कि ये क्या हो गया, ये होस्ट हो गया। क्या हो गया, पोषी को हम लोग क्या कहते हैं होस्ट, ये होस्ट हो गया। ठीक है, और ये जोंक जो है परजीवी, ये क्या हो गया गेस्ट हो गया। ठीक है, गेस्ट, तो गेस्ट को हमेशा मेहमान को फायदा होता है। आप लोग भी कभी आता होगा तो देखिएगा पूरा उसको मिलेगा, है कि नहीं, बैठले में पूरा रसगुल्ला काजू किशमिश मिल जाता है तो उसको। और होस्ट जो होता है, जो पोषी जो उसको बुलाता है, जिसके आता है उसको क्या होता है चूना लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि परपोषण का वह विधि जिसमें जीव किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई का मतलब जो रहेगा भी भोजन, तो कौन है वह ढील है जो मनुष्य के शरीर में रहेगा भोजन लेगा। और अस्थाई का मतलब ये जोंक जो है, जोंकबा क्या करता है अभी पर रहता है, नहीं रहता है, आपसे खून चूस कर भाग जाता है, फिर पानी में छोड़ देता है आपको, तो ये अस्थाई रूप से भी हो गया है, रह के भोजन लेगा आपसे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे परजीवी पोषण कहेंगे। परजीवी पोषण में आपको क्या सब आ गया, हमने जो उदाहरण बताया। उसके अलावा आप लोग देखे होंगे मनुष्य आपके पेट के अंदर भी, जैसे आप लोग को उल्टी होता है, बहुत ज़्यादा खाना वाना नहीं खाया जाता है ना, तो डॉक्टर कहेगा कि इसको चाली हो गया, कृमि हो गया पेट में, फिर आपको अल्बेंडाजोल गोली और या बहुत सारा गोली देता है कृमि वाला, तो वह खाते हैं तो कृमि आपके शरीर से निकल जाता है। वो कृमि क्या हुआ, परजीवी नहीं हुआ मेरे लिए, मेरे शरीर में रहता है, पेटे में रहता है और हम ही से भोजन लेता है, और इससे हमको नुकसान होता है, हम बच्चा कमजोर हो जाता है जिसको पेट में चाली हो गया, तो पोषी हो गया हम उसके लिए, वह कृमि हमारे लिए क्या हो गया परजीवी हो गया, वह गेस्ट हो गया, हम होस्ट हो गए, हमको नुकसान होता है उसको फायदा होता है, खाते हैं हम लोग, सबटा क्या हो जाता है, सब तो कृमि खा जाता है, तो फिर हम लोग दवाई लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे में आपको कृमि भी बहुत सारा होता है, तो जैसे में आपको क्या हो गया परजीवी गोल कृमि हो गया, उसके बाद फीता कृमि हो गया, उसके बाद अमरबेल बताया ना पेड़ पर है, मान लीजिए यह कोई क्या है, यह कोई पेड़ है, ठीक है, इस पे जो इस पे मान लीजिए अमरबेल आपका हो गया, ये अमरबेल का लत्ती इस पे छा गया, तो वृद्धि करने इसको नहीं देगा, इसका सब भोजन यही ले लेगा। तो बोलिए पेड़ को नुकसान है, तो पेड़ क्या हो गया पोषी हो गया, ठीक है, उसको फायदा हुआ क्या परजीवी गेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अब हुक वर्म, ये सब भी होता है, चाली ही है, कृमि ही है। उसके बाद टेप वर्म हो गया, उसके बाद एंट अमीबा हिस्टोलिका हो गया, यहाँ पे क में आकर भी लगेगा, हिस्टोलिका हो जाएगा। उसके बाद प्लाज्मोडियम हो गया, इसके कारण मलेरिया रोग होता है, ये मच्छर के मुंह में, मादानोफिली मच्छर के मुंह में वृद्धि करता है अपना संख्या, लिखा भी है मलेरिया परजीवी इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है परजीवी है, ये किसी जीव के शरीर में रहेगा, आप भोजन करें तो आप दूसरा से ले रहा था, परपोषण तो है, और परपोषण में कौन सा है, मरा हुआ जीव पे तो नहीं रह रहा है, कुत्ता जीवित पे रहता है, मनुष्य भी जीवित है, पेड़ भी जीवित है, तो ये जीवित पे रह रहा है, अस्थायी और अस्थायी रूप से रह रहा है, तो ये हुआ परजीवी परपोषण। तो पोषण का 3 विधि में आप 2 पढ़ लिए, एक मृतजीवी पढ़ लिया, उसके बाद आप परजीवी भी समझ ही गए। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पोषी, जिसका हम बता दिए पहले आप लोग, पोषी यानी होस्ट किसे कहते हैं, जिस जीव के शरीर पर रहकर परजीवी अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं पोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य में ढील रहता है, मनुष्य जैसे पोषी मनुष्य हो गया, आपको मनुष्य हो गया, इसमें ढील है। जैसे भैंस के शरीर में भी बहुत सारा होता है, मक्खी ये सब लेता है, मक्खी उक्खी होता है, बहुत सारा ढील, उसका कुत्ता में भी चमुकन इत्यादि हो गया, ये सब पोषी को हानि होता है जबकि परजीवी को लाभ होता है, ये आपको हम पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत सारा परजीवी के यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आप लोग बहुत सारा परजीवी है सब। ठीक है, बहुत सारा परजीवी है यहाँ पे देखिए,
देखिए जैसे कि यहाँ आप देखिए ये क्या है, तितली है, तितली भी परजीवी होता है, फूल का रस चूस करके भाग जाता है और अस्थायी रूप से तो हल चूस लिया ना फूल को, तो ठीक है। उसके बाद देखिए आपका खटमल हो गया, गिरगिट हो गया, ये सब है, ये सब कीड़ा उड़ा हो गया, देख लीजिए बहुत सारा है, ये सब ढील उल क्या क्या है, बहुत सारा कीट हो जाता है जो आपको पेड़ पौधा पर रहेगा। मकइये में, मकइये को क्या करता है, कीड़ा लग जाकर खाता है उसको, तो वो भी वहाँ पर परजीवी पोषण हो जाता है ना। ये सब चीज़ आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये क्या है, यहाँ देखिए ये मनुष्य के पेट में रहने वाला देखिए चाली है, ये भी आपके शरीर में रहेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा, ये परजीवी हो गया। तो परजीवी किसी के दूसरे जीव से भोजन लेने वाले जीव को हम लोग परजीवी कहते हैं, जैसे गोल कृमि हो गया, फीता कृमि हो गया, चमोकन हो गया, अमरबेल हुआ, हुकवर्म हुआ, टेपवर्म हुआ, एंटमीबा हिस्टोलिका हुआ, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सब क्या हो जाएगा आपका परजीवी, दूसरा जीव से भोजन लेता है, नुकसान पहुंचाता है दूसरा को, ठीक है। ये हुआ परजीवी पर पोषण का प्रकार, दूसरा नंबर, ठीक है। अब जो है परजीवी, अब परजीवी का थोड़ा हम चर्चा करते हैं। परजीवी समझ गए होंगे कि वैसा जीव जो भोजन दूसरे से लेता है और दूसरे को नुकसान भी पहुंचाता है। तो परजीवी का थोड़ा सा प्रकार भी होता है, परजीवी भी अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग परजीवी के प्रकार पे थोड़ा सा क्या करते हैं, नॉलेज के लिए हम इस चीज़ को आपका ऐड किए हैं, क्योंकि देखिए मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको सिर्फ नंबर आए, नंबर के साथ साथ आप ज्ञानवान बने, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको, हम अपने तरफ से भी थोड़ा सा कुछ बताने का प्रयास मैं करता हूँ, ताकि आपके कुछ डाउट न रहे, ठीक है। इसके लिए देखिए परजीवी का प्रकार भी मैं बताने का प्रयास किया आपको। तो परजीवी दो प्रकार का होता है, एक अंतः परजीवी, एक बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी किसको कहते हैं, तो ऐसा परजीवी जो किसी जीव के शरीर के अंदर रहता है उसे अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे कि जो हमारा पेट में जो चाली जो होता है मनुष्य में, कृमि जो हो जाता है वह कहाँ रहता है, आपके शरीर के अंदर रहता है ना। तो ये आपको जैसे में क्या हो गया, ये गोल कृमि शरीर के अंदर ही रहता है, फीता कृमि शरीर के अंदर ही रहता है, हुक वर्म, टेप वर्म सब अंदर में रहता है। तो ये सब अंतः परजीवी हो गया। और कुछ होता है बाह्य परजीवी, जो क्या होता है, ऐसे जो जीव जो शरीर के बाहर रहते हैं उसे बाह्य परजीवी। जैसे क्या सब शरीर के बाहर में रहता है, जैसे ढील सब आपका थोड़े अंदर रहता है, कहाँ रहता है, माथा पर रहता है, यानी शरीर के बाहर रहता है। चमोकन कान में रहता है, कुत्ता का जोंक बाहर पानी में रहता है, खटमल बाहर रहता है, मच्छर भी परजीवी है ना, आपका खून चूस के भाग जाता है, अस्थायी रूप से भाग जाता है, रहता कहीं और है लेकिन आपको नुकसान तो पहुंचा के चला गया ना। ये हो गया, उसका मक्खी हो गया, ये सब क्या है, बाह्य परजीवी के शरीर के बाहर रहता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज़। ये जब अगर समझ में आ गया तो आप लोग परपोषण का जो तीसरा और अंतिम प्रकार है उस पर हम लोग क्या करते हैं, आते हैं। तो देखिए तीसरा जो प्रकार है परपोषण का, उसको हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषण या प्राणी समभोजी पोषण, ठीक है, होलोजिक न्यूट्रिएंट। तो प्राणी संपोषण को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कहता ऐसा पोषण या परपोषण जिसमें जीव अपना भोजन, हाँ अपना भोजन जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे इसमें मनुष्य आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, मेढक आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, पक्षी आ जाएगा, जानवर इत्यादि आ जाएगा, ठीक है। अब नहीं समझ में आ रहा होगा। तो कह रहा है परपोषण का वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि से। अब जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि मीट खाते हैं, मान लीजिए कि कोई चिकन खा रहा है, लेकिन वह चिकन कैसे हुआ, वो चिकन जो बना, वो मीट जो बना, वो मुर्गा दाना खाया होगा, अपने लिए भोजन ग्रहण किया होगा, दाना खा करके अपने शरीर को बढ़ाया होगा और उसको हम लोग खा गए। बकरी घास खाई होगी खुद के लिए, हम लोग उसको खा गए। गाय घास खा करके दूध बनाया होगा बछड़ा के लिए, उसको हम लोग पी गए, ठीक है। मछली अपना जो भी घास कीट मकोड़ा खा करके अपने लिए वृद्धि हुआ, तब मेढक उसको खा गया। मेढक अपने लिए खाया था, सांप उसको खा गया। तो प्राणी संपोषण भी देखिए, कहीं न किसी दूसरे को खा रहा, तो परपोषण तो है ही है, स्वपोषण तो नहीं है। लेकिन परपोषण में क्या है, भोजन दूसरे जंतु दूसरे जीव के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, यानी वो किया उसको हम लोग करके, उसे हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, अमीबा, मेंढक की जगह आता है इसमें, ठीक है। तो ये प्राणी संपोषण, ठीक है, ये हो गया प्राणी संपोषण। तो आप देखिए, आप लोग पढ़े हैं इस बताया, मैंने पहले आपको बता दिया कि ये जो पहला ये जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, ठीक है, इसमें सभी के सभी जो पोषण, सर्जन, शोषण सब जैव प्रक्रम है, लेकिन इसमें पोषण के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। तो आप लोग पोषण कितना प्रकार का पढ़े, पोषण 2 प्रकार का होता है। पोषण कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पोषण कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। देखिए पोषण या न्यूट्रिएंट्स कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, 2 प्रकार का हो गया। पहला स्वपोषण और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया परपोषण। तो
स्वपोषण का कोई प्रकार नहीं है, ये इकलौता है, इसमें हरे पेड़ पौधे नहीं से बनाते हैं। तो हम लोगों ने परपोषण का 3 प्रकार जो होता है वो तीनों हमने पढ़ लिया। पहला पढ़ लिया हमने क्या, पहला हमने पढ़ा मृतजीवी परपोषण, दूसरा हमने पढ़ा परजीवी, तीसरा हमने पढ़ा प्राणी संपोषी। मृतजीवी हम लोग सूक्ष्म जीव अपघटक के बारे में पढ़े, परजीवी के बारे में हम लोग कहाँ पढ़े, जितने भी कृमि उर्मी होते हैं जूं या मुकन, इसके बारे में पढ़े। और प्राणी संपोषण में मनुष्य, अमीबा, मेढक, कुत्ता, बिल्ली, बकरी सब आ जाएगा, ठीक है। अब स्वपोषण जो जिसमें भोजन प्राणी अपना भोजन क्या करता है, खुद बनाता है। तो आप लोग कहिएगा सर भोजन तो हम लोग भी बनाते हैं, मेरी मम्मी बोल रही थी कि भोजन बन गया है, आ जाओ खा लो। तो बेटा देखिए यहाँ पे भोजन जो है मनुष्य बनाता नहीं है, मनुष्य भोजन बने हुए भोजन को मनुष्य पकाता है। क्या करता है, पकाता है। जैसे कि भोजन तो बनाता कौन है, चावल आपकी मम्मी नहीं बना सकती है, आपकी मम्मी चावल नहीं बना सकती, आपकी मम्मी भात बना सकती है। आपकी मम्मी आटा नहीं बना सकती है, गेहूं नहीं बना सकती, आपकी मम्मी क्या कर सकती है, रोटी बना सकती है। वो बनाती नहीं है, उसको पकाना कहते हैं, वो आग पर सेकती है। तो मनुष्य भोजन को बनाता नहीं है, संश्लेषण नहीं करता है, वह क्या करता है, उसको बने हुए भोजन को पकाता है। बनाता कौन है, तो पेड़ पौधा ही बनाता है, फसल बनाता है उसको। तो जो पेड़ भोजन को बनाता है उसको हम लोग स्वपोषी कहेंगे, और बनाने वाला हरे पेड़ पौधा ही है दुनिया में, उसके अलावा कोई और नहीं है। मनुष्य कहता है अगर जो भोजन बनाते हैं वो गलत कहता है, उसको कहना चाहिए हम भोजन पकाते हैं, बने हुए भोजन को हम पकाते हैं। चावल को सिझा करके भात बना देते हैं, आटा को सिझा करके उसको हम लोग रोटी बनाते हैं, जो भी कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग परपोषण तो तीनों पढ़ लिए, लेकिन स्वपोषण हम लोग को पढ़ना है। आप लोग पूछेगा तो पेड़ पौधा किसी से भोजन नहीं लेता है तो कैसे भोजन करता है, पूरा डिटेल्स आप लोग को हम लोग क्या स्वपोषण को क्या करेंगे अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं, ठीक है। बने रहिए। और आपको अगर अच्छा लगता हो तो अपना प्रतिक्रिया, अपना राय, अपने विचार, अपने कमेंट को जरूर साझा करें मेरे साथ, क्योंकि आपका राय, आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत मायने रखती है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।